हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो हमारे पास सिर्फ 21 डेज आर लेफ्ट फॉर आवर एग्ज़ाम। आई होप आप सबकी रिवीजन पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। वी आर ऑलरेडी डन विद पॉलिटी एंड ज्योग्राफी PYQs। नाउ वी आर डूइंग इकोनॉमी PYQs। सो इकोनॉमी के हर साल अराउंड 10 to 13 क्वेश्चंस आते हैं। ये मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता रखा है। सो 10 to 13 क्वेश्चंस मीन्स 20 to 26 मार्क्स। सो ये मार्क्स कम नहीं होते। एंड पॉलिटी के बहुत कंसेप्चुअल, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। कुछ करंट अफेयर्स बेस्ड होते हैं बट मोस्टली डुएबल होते हैं। एंड इसके आपको ये PYQ से पता चल जाएगा कि बहुत सारे थीम्स जो होते हैं वो रिपीट होते हैं। So I will prove that in this video. So why PYQs is because it is seen that many themes questions are directly asked from previous year question papers, and ये मैं आपको प्रूव भी करके दिखाऊंगा इस वीडियो में कि बहुत सारे थीम्स और क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीट होते हैं। एंड ये जो मैं कवर कर रहा हूँ ये लास्ट 5 years के PYQs हैं फ्रॉम 2019 to 2023। मैं इस वीडियो के थ्रू क्वेश्चंस को पहले पढ़ूंगा एंड देन उनके आंसर करूंगा। आप क्या करना, आप वीडियो को पहले पॉज कर लेना। जैसे ही कोई क्वेश्चन आए आप वीडियो को पॉज करना, देन अपना आंसर किसी A4 साइज शीट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना आंसर को लिख देना, सो दैट आपको पता चलता रहे कि आपकी कितनी इस सब्जेक्ट को लेके कमांड है। और अगर कोई क्वेश्चन आपका रॉन्ग जाता है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इसमें कुछ करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो कि आउटडेटेड हो चुके हैं। सो मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो रीसेंट डेटा है वो प्रोवाइड कर सकूँ। एंड आई डिड नॉट वांट टू राइट दिस स्टेटमेंट दैट सब्सक्राइब द चैनल और एनीथिंग एल्स, बट आई थॉट दैट मोस्ट ऑफ द पीपल जस्ट सी द वीडियो एंड कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिलता। सो आई हैड टू राइट दिस। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू लाइक द कंटेंट। अगर आपको अच्छा नहीं लगे देन दैट इज़ योर विश, बट इफ़ यू लाइक देन यू कैन hit the subscribe button because it gives me some motivation to make new videos, because without ROI, without return on investment, because time is the money these days, so आपको कोई मोटिवेशन नहीं मिलती जब तक आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। so that is why I have written this। टोटल इसमें 69+ PYQs होंगे, बिकॉज जैसे मैंने बताया 10 to 13 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल। सो 5 years में 69 क्वेश्चंस इज़ गुड अमाउंट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़, ये 2023 से स्टार्ट जा रहा हूँ, मैं रिवर्स में जाता हूँ। लास्ट वीडियो में भी आपने देखा होगा मैं 2023 से स्टार्ट करता हूँ एंड 2019 तक जाता हूँ। सो ये लेटेस्ट लास्ट ईयर का PYQ है। एन इंडियन बिजनेस पर्सन buy some shares in British car company. This transaction will reflect in, जो इंडियन पर्सन है कोई, उसने शेयर्स परचेज किए हैं ब्रिटिश कार कंपनी के। सो दिस इज़ इंडिया फॉर एग्जांपल एंड दिस इज़ UK। दिस इज़ इंडिया, दिस इज़ UK। सो यहाँ के पर्सन ने यहाँ के शेयर्स परचेज किए हैं, ठीक है। सो दिस इज़ आर इन्वेस्टमेंट, ये हमारी इन्वेस्टमेंट है। और ये बोल रहा है कहाँ पे शो करेगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड में करेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट में नहीं करेगा, या बैलेंस ऑफ पेमेंट में शो करेगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड में नहीं करेगा। सो यू ऑल नो कि जो BOP होता है उसमें 2 तरह के अकाउंट होते हैं, ठीक है। एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जो करंट अकाउंट होता है इसमें गुड्स एंड सर्विसेज आती हैं। करंट अकाउंट में गुड्स एंड सर्विसेज आती हैं एंड करंट अकाउंट के अंदर ही बैलेंस ऑफ ट्रेड आता है। ये जो हमारा करंट अकाउंट है इसमें आता है
बैलेंस ऑफ ट्रेड, लेट मी चेंज द कलर, या इसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड आता है एंड कैपिटल अकाउंट में तो अलग आता है। सो ये बोल रहा है कि ये ट्रांजैक्शन किस में रिफ्लेक्ट होगी। सो गुड्स एंड सर्विसेज आते हैं ना बैलेंस ऑफ ट्रेड में, गुड्स एंड सर्विसेज आती हैं। सो ये जो शेयर्स परचेज कर रहा है ना, ये ना ही गुड है ना ही सर्विस है, इट इज़ एसेट। ये जो शेयर्स होते हैं ये हमारे एसेट्स होते हैं, यू ऑल नो दिस, ठीक है। सो एसेट जो होते हैं ये एक इन्वेस्टमेंट है। सो इन्वेस्टमेंट जितनी भी होती है ये कैपिटल अकाउंट में आती है। सो इट्स आंसर शुड बी, इट विल बी शोन इन बैलेंस ऑफ पेमेंट बट नॉट इन बैलेंस ऑफ ट्रेड, बिकॉज बैलेंस ऑफ ट्रेड का ये पार्ट नहीं है, बट बैलेंस ऑफ बट कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। सो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट में एज होल आएगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड में नहीं आएगा। सो आंसर शुड बी बी। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे लिख के थोड़ा गंदा सा कर देता हूँ, बट कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए मुझे लिखना पड़ता है। सो अगर आपको लगे कि मैं कुछ ओवर राइट कर रहा हूँ देन यू कैन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, मैं इसको नहीं करूँगा नेक्स्ट टाइम से। सो ये मैंने इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी, कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चंस में नहीं दी हुई, मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी है, सो दैट इन केस अगर वो क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इस इन्फॉर्मेशन की को यूज़ करके नेक्स्ट टाइम उसको आंसर कर सको, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी कौन कौन से हैं। ये करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। जब भी आप कोई क्वेश्चन देखते हो चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, सो इस करेक्ट इनकरेक्ट वर्ड को मार्क कर लीजिए करिए, बिकॉज हम मोस्टली क्या करते हैं, इसको देखते नहीं हैं और स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं जस्ट एंड हम चले जाते हैं। सो कई बार उसने इनकरेक्ट पूछा होता है। सो ये पूछ रहा है करेक्ट कौन सा, हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स, पावर कंजम्पशन, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल परचेज एंड जीसेक यील्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ यील्ड। सो यहाँ पे तीनों ही आंसर है इसका, ऑल ऑफ दिस 1 2 3 तीनों ही जो है हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हैं। सो मैंने यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स लिख दिए हुए हैं कि कौन कौन से होते हैं। लेट मी रेज दिस, या हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स ये जो होते हैं ना ग्रोथ को शो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी इकोनॉमी है, ठीक है, इकोनॉमी को रिफ्लेक्ट करते हैं, ये इकोनॉमी की परफॉर्मेंस को ये शो करते हैं जो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स होते हैं। सो ये ऊपर मैंने दे दिए हुए हैं, पावर कंजम्पशन, कितनी पावर कंज्यूम की जा रही है इकोनॉमी में, कितने ई वे बिल्स जनरेट हो रहे हैं, कितनी जीएसटी कलेक्ट हो रही है गवर्नमेंट के द्वारा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में फूड इन्फ्लेशन कितनी है, कोर इन्फ्लेशन कितनी है, जो रेल फ्रेट है वो कितनी वॉल्यूम से इंक्रीज़ हो रहा है, हमारे पोर्ट्स पे कितना कार्गो आ रहा है, ठीक है, डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक कितना है, मीन्स वॉल्यूम ऑफ जो एयर के लिए पैसेंजर्स होते हैं वो कितनी है, यूपीआई ट्रांजैक्शंस कितनी हो रही हैं, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल परचेज में क्या स्टेटस है, जो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं हमारी वो कैसे परफॉर्म कर रही हैं, टू व्हीलर सेल कैसे हो रही है, ट्रैक्टर सेल कैसे हो रही है। यहाँ पे ट्रैक्टर इसलिए मेंशन है बिकॉज इंडियन इकॉनमी में जो इंडियन इकॉनमी में एग्रीकल्चर सेक्टर है इसका अभी भी बहुत बड़ा रोल है। सो इसलिए यहाँ पे ट्रैक्टर को भी मेंशन किया हुआ है इन्होंने। सो ये सारे यहाँ पे दिए हुए हैं, फॉरेक्स भी दिया हुआ है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स दिए हुए हैं, सेंसेक्स है, निफ्टी है, एक्सचेंज रेट है, फ्यूल कंजम्पशन है, ये सारे हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना बिकॉज यूपीएससी पूछ सकता है कि कौन कौन से होते हैं। सो इस बार तो इसने ये 3 ऑप्शन दिए थे, हो सकता है अगली बार कोई और ऑप्शन दे दे। सो यू मस्ट नो दिस इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द फोकस ऑफ सेकेंड 5 ईयर प्लान वॉज। सो ये तो ईजी सा क्वेश्चन है, अगर आपने जो गिनती के 1 से लेकर 12 तक 5 ईयर प्लान्स हैं, ठीक है। सो आई मस्ट से कि ये इनको एक बार आप इनके जस्ट गोल्स क्या थे, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, वो एक बार स्किम कर लीजिए, दैट वुड बी इनफ। सो ये पूछा सेकंड 5 ईयर प्लान का फोकस क्या था, इट वाज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंट सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी, नो ये नहीं था, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज द गोल ऑफ सेकंड 5 ईयर प्लान, ठीक है। ये जो एग्रीकल्चर दिया हुआ ना ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव था, सेकंड का था इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जस्ट सिर्फ 12 5 ईयर प्लान है, एक बार आप जस्ट स्किम कर लीजिए कि ऑब्जेक्टिव क्या थे, दैट वुड बी इनफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, सपोज एन इंडियन सिटीजन मेक्स इन्वेस्टमेंट अब्रॉड एंड अर्न्स पॉजिटिव रिटर्न ऑन आर इन्वेस्टमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कि इंडियन सिटीज़न है, उसने फॉर एग्ज़ाम्पल यूएस में इन्वेस्ट किया हुआ है एंड उसको रिटर्न में एज अ इंटरेस्ट आ रहा है या फिर डिविडेंड आ रहा है, ठीक है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट में बोल रहा है हर इनकम इज़ पार्ट ऑफ इंडियाज जीडीपी बट नॉट पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। सेकंड में बोल रहा है हर इनकम इज़ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम बट नॉट जीडीपी। थर्ड इज़ हर इनकम इज़ पार्ट ऑफ बोथ एंड फोर्थ इज़ नीदर। सो उसने इन्वेस्टमेंट किया है अब्रॉड। सो जो जीडीपी और नेशनल इनकम, इसके बीच में आपको आई थिंक डिफरेंस पता होगा, अगर नहीं भी पता तो आई विल टेल यू, दिस इज़ जीडीपी एंड दिस इज़ नेशनल इनकम इज़ एनएनपी, ठीक है। सो जीडीपी में सिर्फ फॉर एग्जांपल दिस इज़ इंडिया, जो भी प्रोड्यूस हो रहा है ना हमारी टेरिटरी के अंदर, चाहे इंडियन प्रोड्यूस कर रहा है चाहे फॉरेनर प्रोड्यूस कर रहा है, दैट ऑल कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ जीडीपी। बट जो एनएनपी होता है ना, नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसमें जो भी फॉरेनर्स इंडिया में अर्न कर रहे हैं उसको हम माइनस कर देते हैं, और जो इंडियन आउटसाइड इंडिया रह रहे हैं और वहाँ से उनको कोई इनकम जनरेट हो रही है, या फिर कोई इंडियन है जो टेरिटरी के अंदर ही रह रहा है बस, बट उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है किसी और कंट्री में और उसको रिटर्न पॉजिटिव आ रहा है, सो वो आता है हमारा एनएनपी में, ठीक है। सो जीडीपी से एनएनपी में जाने के लिए हम नेट फैक्टर इनकम जो होती है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वो ऐड करते हैं एनएफआईए, ठीक है। ये हम ऐड करते हैं जीडीपी से एनएनपी की तरफ जाने के लिए, एंड डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, वो आपको पता होगा। सो उसकी इनकम जीडीपी का पार्ट नहीं है, हर इनकम इज़ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, येस एनएनपी का पार्ट है बट नॉट पार्ट ऑफ जीडीपी। सो आंसर शुड बी बी, ओके। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई कॉन्सेप्चुअल या फिर डाउट आए किसी भी चीज़ रिलेटेड, प्लीज़ लेट मी नो, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ CRR कैश रिजर्व रेशो इज लोअर्ड बाय RBI देन सप्लाई ऑफ मनी इन इकोनॉमी विल। सो आपको पता है जितने भी रेट्स होते हैं CRR, ठीक है, SLR, रेपो रेट एट्सेट्रा, अगर इसको RBI डिक्रीज़ करता है, ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो अमाउंट ऑफ मनी पहले ब्लॉक रहता था वो अब रिलीज़ हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले था 4% CRR, ठीक है, अब RBI ने 2% कर दिया फॉर एग्ज़ाम्पल। सो जो 2% का डिफरेंस आया ना मनी का, जो पहले ब्लॉक थी, जो ब्लॉक्ड अमाउंट था पहले, वो अब रिलीज़ हो गया, ठीक है। ब्लॉक्ड अमाउंट जो था अब रिलीज़ हो गया कहाँ पे, इकोनॉमी में। सो मनी सप्लाई विल इंक्रीज़। सो यहाँ पे पूछा हुआ है सप्लाई ऑफ मनी विल इट इज़ इंक्रीज़ आएगा, ओके, बिकॉज जो ब्लॉक्ड अमाउंट था वो अब रिलीज़ हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द डीपेस्ट इनलैंड एंड प्रोटेक्टेड पोर्ट ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। दिस इज, इस साइड में पूछ रहा है कि ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया पे कौन सा डीपेस्ट पोर्ट है और इनलैंड पोर्ट है, ठीक है। सो चेन्नई पोर्ट तो यहाँ पे है, वो इनलैंड पोर्ट नहीं है, ठीक है। पारादीप पोर्ट यहाँ पे है, ये भी इनलैंड पोर्ट नहीं है। ये टूटीकोरिन है, ये भी कहीं यहाँ की साइड पे है, ये भी नहीं है। बचा हमारे पास विशाखापट्टनम। सो विशाखापट्टनम पोर्ट जो है डीपेस्ट पोर्ट है एंड इनलैंड पोर्ट है जो कि प्रोटेक्टेड है ईस्टर्न साइड पे, ठीक है। सो ये याद रखना आप, ये डीपेस्ट है और इनलैंड है, डीपेस्ट एंड इनलैंड पोर्ट इज विशाखापट्टनम पोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वाड ग्रुपिंग है उसका पूछ रहा है कौन सी स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो क्वाड इट इज़, फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज़ ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज नेमली इंडिया, ओके, ऑस्ट्रेलिया, US एंड फ्रांस। सो इसमें यहाँ पे फ्रांस गलत दिया हुआ है, यहाँ पे जापान होना चाहिए था, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। यहाँ पे उसने पूछा करेक्ट कौन सा है, अगर फर्स्ट इज़ रॉन्ग देन वी विल एलिमिनेट द फर्स्ट।
ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। बोल रहा है मैरीटाइम कोऑपरेशन इज़ एन इम्पोर्टेंट बाइंडिंग फोर्स अमंग द मेंबर्स। यस, जो साउथ चाइना में इशू रहता है या फिर इंडियन ओशन में जो चाइना की प्रेजेंस इंक्रीज़ हो रही है, सो उसको काउंटर करने के लिए मैरीटाइम कोऑपरेशन रहती है इन 4 कंट्रीज़ के बीच में। देन कोविड के दौरान भी उन्होंने अच्छा काम किया था, उसकी बात कर रहा है। सो दीज बोथ सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फिस्कल डेफिसिट इन यूनियन बजट मीन्स, डेफिनेशन पूछ रहा है सिंपल एंड क्रिस्प कि फिस्कल डेफिसिट की डेफिनेशन क्या होती है। सो फर्स्ट में बोल रहा है इट इज़ डिफरेंस बिटवीन करंट एक्सपेंडिचर एंड करंट रेवेन्यू। ये नहीं होता। नेट इंक्रीज इन बोरोइंग ऑफ यूनियन गवर्नमेंट फ्रॉम RBI, ये भी नहीं होता। ठीक है, सम ऑफ बजटरी डेफिसिट एंड नेट इंक्रीज इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोरोइंग्स, इट इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो भी बजटरी डेफिसिट हुआ होता है ना गवर्नमेंट का, वो और जितनी गवर्नमेंट की टोटल बोरोइंग्स होती हैं, टोटल बोरोइंग्स, ठीक है, टोटल बोरोइंग्स जो होती हैं गवर्नमेंट की, वो होता है फिस्कल डेफिसिट। कई बार ना आपको ये मेंशन नहीं करेगा स्टेटमेंट में सम ऑफ बजटरी डेफिसिट, आपको सिर्फ दिया होगा नेट इंक्रीज इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोरोइंग्स, सो वो भी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर आपको बोलता है फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल नेट बोरोइंग्स, तो दैट इज़ ऑल्सो राइट आंसर एज़ पर NCERT में 4 फॉर्मूले दिए हुए हैं फिस्कल डेफिसिट के। सो उसके अकॉर्डिंगली दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो करेक्ट कि जो फिस्कल डेफिसिट होता है वो टोटल नेट बोरोइंग के इक्वल टू होता है। सो आंसर शुड बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन यूनियन बजट 2022 to 2023। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का आपको पता होगा, वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जिनमें ना कोई एसेट बन रहा होता है एंड ना ही कोई लाइबिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, वो होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो इसका एक सिंपल सा फॉर एग्जांपल दिस इज़ द रुपीज़ जहाँ पे जा रहा है, ठीक है, एक्सपेंडिचर। सो दिस मच प्रपोर्शन जो होता है ना एवरी ईयर, ये हमारा जाता है इंटरेस्ट पेमेंट्स के बीच पे, बिकॉज हर साल फिस्कल डेफिसिट होता है। इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, सो जो भी डेवलपिंग कंट्री होती है उसका मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ जो डेवलपिंग इकॉनमीज़ हैं उनका फिस्कल डेफिसिट रहता ही है। सो उस फिस्कल डेफिसिट को कवर करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट बोरो करती है। एंड गवर्नमेंट जो बोरो करती है वो फ्री में तो आता नहीं है, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। वो इंटरेस्ट जो पे करना पड़ता है वो बजट में रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, इसीलिए जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का सबसे लार्जेस्ट कंपोनेंट होता है वो इंटरेस्ट पेमेंट होती है। सो हर साल इसका आंसर सेम रहेगा, चाहे ये क्वेश्चन 2028 में पूछा जाए, चाहे ये 2025 में पूछा जाए, इसका आंसर इंटरेस्ट पेमेंट ही रहेगा जब तक इंडिया डेवलपिंग कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, adequacy of foreign exchange reserves of a country is captured by which one of the following indicators। कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो है हमारे पास एडिक्वेट हैं या नहीं है, वो किस इंडिकेटर से चेक किए जाते हैं। ठीक है, रिजर्व्स टू इंपोर्ट, सी फॉरेन एक्सचेंज हम रखते क्यों हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फॉरेक्स होता है ना, इसको हम 2 पर्पज़ के लिए रखते हैं। एक तो कोई भी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट नहीं होती, सो वी हैव टू इम्पोर्ट, है ना, कुछ चीज़ें फॉर एग्जांपल ऑयल है, ठीक है, या फिर ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। सो इंपोर्ट हम कर रहे हैं तो हमें US डॉलर या फिर जो फॉरेन करेंसी है उसमें पे करना पड़ेगा। एंड सेकंड होता है कोई अगर गवर्नमेंट ने हमारी लोन ले रखा है, फॉर एग्जांपल इंडिया ने जापान से लोन लिया हुआ है या फिर UK ने लोन लिया हुआ है, सो वो हम वापस रुपये में नहीं करने, वो रुपये में तो कर नहीं सकते, वो तो हमें या फिर डॉलर में करना पड़ेगा या फिर उनकी जो डोमेस्टिक करेंसी होगी उसमें करना पड़ेगा। सो डेट इज़ ऑल्सो फैक्टर। सो ये 2 चीज़ें डिसाइड करती हैं मेजरली कि हमें कितना फॉरेक्स रखना चाहिए। सो रिज़र्व टू इम्पोर्ट रेशो, यस। रिज़र्व टू एक्सटर्नल डेट, यस, मैंने भी बताया। रिज़र्व टू GDP, रिज़र्व टू GDP, इसका ना कुछ लेना देना नहीं होता रिज़र्व टू GDP का, बिकॉज GDP से कोई इसका डायरेक्ट लिंक नहीं है। जस्ट फॉरेक्स का मेन पर्पस होता है इंपोर्ट्स के लिए पे करना एंड डेट को पे बैक करना।
So third is not there. We will eliminate the third option and D is the right answer. एक बार फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं. रिजर्व्स टू मॉनेटरी एग्रीगेट्स. यस, जो फॉरेक्स होता है ना, फॉरेक्स रिजर्व, ये हम किसी कोई मॉनेटरी बेस होता है हमारा, ठीक है, उसके बेस पे हम रिज़र्व को एकोमोडेट करते हैं अपने पास. हम ऐसे ही नहीं कि मतलब कितना भी अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ रिज़र्व अपने पास नहीं रख सकते, हमें कोई मॉनेटरी बेस रखना पड़ता है उसके अगेंस्ट, ठीक है. सो फोर्थ स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो राइट. ओके, लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन. ये मैंने इतनी स्पेस इसलिए यहाँ पे छोड़ी है इन केस अगर आपको कोई, जब आपको ये PDF मिलेगी तो अगर आपको कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिले देन यू कैन राइट हियर. अदरवाइज़ मैं तो एक ही पेज पे 4 क्वेश्चन डाल सकता था, बट दैट वुड नॉट सॉल्व द पर्पस. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ़ ऑल द पीपल ऑफ द इकोनॉमी increase the proportion of income they save, then total value of saving in economy will either decrease or remain unchanged. This phenomena is known as. ये बोल रहा है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस इकॉनमी में लोग 100 रुपीज़ सेव कर रहे हैं, अगर वो 110 सेव करना स्टार्ट कर दें, फिर भी जो टोटल अमाउंट है वो सेम रहेगा या फिर डिक्रीज़ करेगा. इस फिनोमिना को क्या कहते हैं वो ये बोल रहा है. सो ये क्राउडिंग आउट नहीं होता. क्राउडिंग आउट तो हमें पता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो होती है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में होता है क्राउडिंग आउट का फिनोमिना. जब गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट को फाइनेंस करती है तब क्राउडिंग आउट इफेक्ट पड़ता है. क्राउडिंग इन यानी कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का आना, ये भी नहीं होता. पैराडॉक्स ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट. जो प्रोस्पेरिटी होता है ना, इसमें लोग ज़्यादा खर्च करते हैं, इसमें लोग ज़्यादा स्पेंड करते हैं, बट उसमें स्पेंड की बात नहीं की, उसने बोला लोग सेव करते हैं. सो सेव करते हैं, इट इज़ पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट. इट इज़ द राइट आंसर. मीन्स जब लोग ज़्यादा प्रपोर्शन अपने इनकम का सेव करना स्टार्ट कर देंगे तो जो ओवरऑल सेविंग है इकॉनमी में, या तो वो सेम रहेगा या फिर डिक्रीज़ करेगा. उसको बोलते हैं पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Banks are required to maintain certain ratio between their cash in hand and total assets. This ratio is known as, it is not CRR, because जो CRR होता है ये RBI के पास और रखना पड़ता है. इट इज़ नॉट, बैंक्स खुद नहीं रखते, ये RBI के पास होता है. सेंट्रल बैंक रिज़र्व ये कुछ नहीं है. स्टैचुटरी बैंक रेशो ये भी कुछ नहीं है. इट इज़ SLR, स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशो. ये जो होती है आई थिंक 18% के आसपास होती है, एंड मैक्सिमम हम 40% तक SLR रख सकते हैं, ठीक है. सो ये याद रखना कि मैक्सिमम 40% तक जो SLR है, स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशो, हम रख सकते हैं. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इज़ ट्रांस साइबेरियन रेलवे फ्रॉम सेंट पीटर्सबर्ग टू दिस डज नॉट रन अक्रॉस. कि मतलब ये जो रेलवे रूट है ना ट्रांस साइबेरियन, ये कहाँ से रन नहीं करता. सो दिस इज़ फॉर एग्ज़ाम्पल रशिया, नॉर्थ ऑफ रशिया, ठीक है, ऐसे मान लो आप, ठीक है. ये बोल रहा है, ये कनेक्ट करता है फर्स्ट ऑफ ऑल मॉस्को को कनेक्ट करता है यहाँ से, ठीक है. तो ये बोल रहा है कहाँ से रन ये नहीं करता. सर ऑल्टाई माउंटेन्स रेंज आती है बीच में, उसको ये कवर करता है. यहाँ पे अपने यूरल माउंटेन्स आते हैं, उसको भी कवर करता है. एंड ओबन यानी सी रिवर्स आती हैं यहीं के आसपास, उनको भी ये कवर करता है. बट ये जो कॉकसस माउंटेन्स है ना, ये कॉकसस माउंटेन यहाँ पर है, ठीक है, इसको ये कवर नहीं करता. सो इट्स आंसर शुड बी कॉकसस माउंटेन रेंज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर आपको कोई डाउट आए किसी चीज़ रिलेटेड, या आपको लगे कि मैं किसी चीज़ का आंसर गलत बता रहा हूँ, देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. एंड ये मैंने कन्वेंशंस थी, ये तो आई थिंक इन्वायरमेंट में आनी चाहिए थी, इन्वायरमेंट ज्योग्राफी में आनी चाहिए थी, बट मैंने इसको इसी के बीच में डाल लिया बिकॉज आई थॉट
इसके लिए सेपरेटली अब क्या ही वीडियो बनाऊँ, 3-4 क्वेश्चन थे तो मैंने इसी में ऐड कर लिए हैं, ठीक है। सो स्टॉकहोम कन्वेंशन, इट इज़ रिलेटेड टू POPs, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। सो ये आई थिंक 2001 में हुई थी कन्वेंशन। मिनामाटा फेमसली फॉर मर्क्यूरी, ठीक है। सो ए का है सेकंड, ए का ये भी उड़ जाएगा, ये भी उड़ जाएगा, ए का सेकंड, बी का थर्ड, बी का थर्ड, यस, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। एंड बासल कन्वेंशन सी का फोर्थ एंड रोटरडैम का फर्स्ट, ठीक है। बासल कन्वेंशन इज़ फॉर हैजरस वेस्ट एंड रोटरडैम इज़ फॉर हैजरस केमिकल्स, इसमें याद रखना। एंड ये याद रखना कि इन दोनों जो जो हैजरस वेस्ट एंड केमिकल है ना, इन दोनों में से किसी में भी जो न्यूक्लियर वेस्ट है ना वो कवर्ड नहीं है, ठीक है। न्यूक्लियर वेस्ट इज़ नॉट कवर्ड इन बोथ दीज कन्वेंशंस। सो UPSC पूछ सकता है कि बासल कन्वेंशन में या फिर रोटरडैम कन्वेंशन में न्यूक्लियर वेस्ट को भी कवर किया गया है, बट न्यूक्लियर वेस्ट को कवर नहीं किया गया। सो ये चीज़ को आप नोट डाउन कर लेना। सो कई बार हमको लगता है कि हाँ केमिकल्स बोला है या फिर हैजरस वेस्ट बोला है तो इसमें न्यूक्लियर भी हो सकता है, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है, न्यूक्लियर को कवर नहीं किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ये उसी को रिपीट कर दिया है। बासल कन्वेंशन, रोटरडैम कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। सो हमने अभी देखा यहाँ पे हैजरस वेस्ट, हैजरस केमिकल, persistent organic pollutants, ये सब क्या है, all of these are pollutants, management of pollutants is the right answer। so see यहाँ पे ये क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ है, ठीक है, यू कैन सी। सो इट इज़ रिपीटेड क्वेश्चन। अगर आपने ये क्वेश्चन देखा होता, दिस इज़ ओल्ड क्वेश्चन ना, अगर आपने ये क्वेश्चन देखा होता तो आप इसको ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। सो दिस इज़ द थिंग दैट आई वांट टू से कि क्वेश्चंस जो हैं, क्वेश्चंस थीम्स रिपीट होते हैं, ठीक है। एटलीस्ट जितना मैं जानता हूँ CSC में, CAPF में तो होते हैं, बिकॉज ये क्वेश्चन मैंने, ये 2 एग्ज़ाम मैंने खुद दिए हुए हैं, CDS में भी होते हैं, ये भी मैंने दिया हुआ है। सो अगर आपने PYQ किए हुए हैं ना और अब उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, आई कैन डेफिनेटली से कि आप वो क्वेश्चन कर लोगे अगर आपने PYQ अच्छे से किए हुए हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डूइंग PYQs, बिकॉज मॉक्स हम सब लगा लेते हैं मॉक्स, बट एक्चुअल में मॉक्स से क्वेश्चन पेपर नहीं आता, PYQ से ज़रूर आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टैंड अप इंडिया स्कीम इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इशू। सो ये जो स्कीम थी ना, ये गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के लिए। गवर्नमेंट ने मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के लिए ये स्कीम लॉन्च की थी, जिसमें अपने SC/STs कम्युनिटीज़ आती हैं। सो SC/ST कम्युनिटीज़ सिर्फ ऑप्शन C में है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, एंड ये लॉन्च की गई थी। सो स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो थी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए लॉन्च की गई थी फॉर SC/ST कम्युनिटीज़, ठीक है। इसमें 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का लोन दिया जाता है फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, ये याद रखना, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम इज प्रोजेक्ट इज करेक्ट। बोल रहा है इट वॉज अनाउंसड इन 2014, ये 2014 में नहीं आया था, इट वॉज अनाउंसड इन 2015। सो फर्स्ट इज़ रॉन्ग, फर्स्ट इज़ रॉन्ग। सेकेंड ही बोल रहा है इट्स एम इज़ टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट which promote learning between the states by sharing best practices and experiences. Yes, it is correct. So answer should be B. ये इसका मेन पर्पस यही था कि वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करना था एंड कोऑपरेशन बिटवीन सेंट्रल स्टेट्स इंक्रीज़ करनी थी, एंड अमंग बिटवीन द स्टेट्स भी कोऑपरेशन को इंक्रीज़ करना था, इम्प्रूव करना था। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। Let's move to next question. Recently, which one of the following countries did India sign the Comprehensive Economic Partnership Agreement?
CACP इंडिया ने किसके साथ साइन किया है? इट वॉज नॉट इजिप्ट, इसराइल और साउथ अमेरिका, इट वॉज साउथ अफ्रीका, इट वॉज UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। सो इट वॉज ये CECP जो है एक तरह का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो इंडिया ने UAE के साथ साइन किया था। एंड ये भी याद रखना कि ये फर्स्ट एग्रीमेंट था जिसमें हमने जो डिजिटल सर्विसेज हैं उसको इंक्लूड किया है। ठीक है, डिजिटल सर्विसेज इसका पार्ट है। सो ये फर्स्ट एग्रीमेंट था। UPSC पूछ सकता है कि कौन सा फर्स्ट एग्रीमेंट था या किस कंट्री के साथ फर्स्ट एग्रीमेंट साइन किया था हमने जिसमें डिजिटल सर्विसेज भी एडेड थी। सो उसका आंसर होगा UAE। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ थ्रस्ट एरिया फॉर अमृत सिटीज़? अमृत यानी कि अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। सो वाटर सप्लाई तो होगा अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन में, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज टू रिड्यूस फ्लडिंग ये भी होगा, ग्रीन स्पेस भी होगा, पार्क्स भी होगी। बट ये जो बोला है ना मोटराइज्ड अर्बन ट्रांसपोर्ट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, ये नहीं है। इसकी जगह पे होना चाहिए था नॉन मोटराइज्ड। UPSC वर्ड्स के साथ प्ले करता है, सो उसने वर्ड के साथ ही प्ले किया है। सो जो नॉन मोटराइज्ड रोड्स है ना, अर्बन ट्रांसपोर्ट है, ये उसको प्रमोट करता है, ना कि मोटराइज्ड अर्बन ट्रांसपोर्टेशन को। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Nowadays, non-fungible tokens are talked about in which of the following context? So NFTs, इसके बारे में तो आप अच्छे से जानते होंगे आई थिंक। सो इट इज़ अ डिजिटल एसेट ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इसमें कुछ भी आ सकता है, इसमें कॉइन आ सकता है, कोई गेम आ सकती है, कोई टेप आ सकती है, कोई इमेज आ सकती है, कोई सॉन्ग आ सकता है, करेंसी आ सकती है। सो NFT में कुछ भी आ सकता है डिजिटली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू इंडियन इकॉनमी, बैड बैंक फ्रीक्वेंटली मेंशन इन न्यूज़ रेफर्स टू। ये बोल रहा है कि बैड बैंक क्या होता है? बैड बैंक इज़ एन एसेट इट इज़ एन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ये क्या करेगा? ये जो जिन बैंक्स के पास NPS हैं उनसे ये NPS को ख़रीद लेगा। ठीक है, उनकी बैलेंस शीट को ये क्लीन कर देगा एंड उसके बाद वो जो NPA इसके पास होंगे ना उसको ये रिकंस्ट्रक्ट करेगा। यानी उनमें से जितना भी अमाउंट रियलाइज़ हो सकता है, ये वो करने की कोशिश करेगा, NPS को सेटल करेगा ये बैड बैंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कैन नॉट, कि NBFC जो है वो क्या नहीं कर सकती? कैन नॉट गिव लोन, मेक इन्वेस्टमेंट्स, बोरो फ्रॉम बैंक, सीक डिमांड डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एंड कांट इशू चेक्स। यस, इट इज़ द राइट आंसर। जो NBFC है इट इज़ अ कंपनी, यू ऑल नो। ठीक है, जो कंपनीज एक्ट है अपना उसके अंदर ये बनती है। सो ये लोन दे सकती है, इन्वेस्टमेंट भी कर सकती है और बोरो भी कर सकती है, बट ये डिमांड डिपॉजिट्स नहीं ले सकती पब्लिक से। एंड अगर डिमांड डिपॉजिट नहीं ले रही सो ये चेक भी इशू नहीं कर सकती। सो डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, एंड इस बार जो चल रहा है ना पेमेंट बैंक वाला, पेटीएम पेमेंट बैंक का जो इशू चल रहा है, सो UPSC पूछ सकता है कि पेमेंट बैंक क्या करता है या फिर क्या नहीं करता। सो एक बार आप उसको भी देख लेना, और इफ़ यू वांट कि मैं उसको कवर करूं सो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, आई विल डेफिनेटली डू दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बेस्ड ऑन द स्कोरिंग ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स, नीति आयोग हैज़ क्लासिफाइड वेरियस स्टेट्स इनटू सर्टेन कैटेगरीज, विच इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट दैट कैटेगरी। जो SDG इंडिया इंडेक्स है अपना, जो नीति आयोग पब्लिश करता है, तो वो बोल रहा है कौन सी कैटेगरी इसमें से नहीं है। सो एस्पिरेंट कैटेगरी है, परफॉर्मर कैटेगरी भी है, अचीवर कैटेगरी भी है। बट ये जो लिखा हुआ ना फास्ट रनर, अगेन UPSC वर्ड के साथ प्ले करता है। यहाँ पे होना चाहिए था फ्रंट रनर। ठीक है, फ्रंट रनर होना चाहिए था, बट UPSC ने लिख दिया फास्ट रनर। सो अगर आपने ध्यान से वर्ड नहीं पढ़ा होगा ना तो आप गलत मार्क कर सकते हो। सो जब भी कोई भी इंफॉर्मेशन पढ़ो किसी भी सब्जेक्ट रिलेटेड, वर्ड्स पे खास अपना ध्यान दिया करो, सो दैट आप जल्दी में गलत आंसर ना मार्क कर दो।
सो यहाँ पे फ्रंट रनर होना चाहिए था, मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया है। अचीवर होता है, फिर फ्रंट रनर होता है, परफॉर्मर होता है, देन एस्पिरेंट होता है, लाइक अस। ठीक है, फास्ट रनर नहीं होता, फ्रंट रनर होता है। नेक्स्ट, प्रोसीड्स फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट आर इंक्लूडेड एज। जो डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट कहाँ पे होती है, मीन्स हमारे पास एसेट है, फॉर एग्जांपल LIC है, ठीक है, गवर्नमेंट ने LIC का 4% शेयर जो है वो सेल कर दिया, व्हाट इज़ दिस, इसी को तो डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। सो गवर्नमेंट ने एसेट सेल किया है, सो एसेट सेल करेगी गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के पास क्या आएगा, कैपिटल रिसीट आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज GST इज एन, GST वी ऑल नो इट इज़ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल दो स्टेट्स हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज़ यूपी एंड दिस इज़ पंजाब। ठीक है, अगर यूपी में कोई चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ बाइक, ठीक है, यूपी में कोई बाइक प्रोड्यूस हुई एंड वो बाइक गई पंजाब में, पंजाब में किसी ने ख़रीदी वो बाइक। सो जो GST मिलेगा ना, या GST जिसने पे करना है, वो पंजाब में जो जिसने परचेज़ की होगी बाइक वो पे करेगा GST। सो GST इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, जिसने कंज्यूम किया वो पे करेगा GST। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उसके हेडक्वार्टर्स की लिस्ट दी हुई है, कहाँ पे कौन सा करेक्ट है। सो वन थिंग आई नो इज़ आसियान का इज़ इन जकार्ता एंड यूरोपियन यूनियन का ब्रसल्स, एंड वी हैव दिस ओपेक, ओपेक का जो है वो है विना में, एंड देन दिस CIS का अपना मिन्स्क। सो ए का फोर यूरोपियन यूनियन का सी का वन, सो आंसर शुड बी ए। ठीक है, आसियान का जकार्ता में है, CIS का मिन्स्क, यूरोपियन यूनियन का ब्रसल्स एंड ओपेक का विना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट ऑल इंडिया सेंसस कब कंडक्ट किया गया था। सो इट वाज कंडक्टेड इन 1881 में फर्स्ट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट इज अबाउट पोर्ट्स, बोल रहा है देयर आर 4 मेजर पोर्ट्स, 4 मेजर पोर्ट्स, ये कब हो गया बे। सो इट इज़ नॉट 4, सो फर्स्ट इज़ रॉन्ग। नेक्स्ट इज़ जो मेजर पोर्ट्स होते हैं दे आर एडमिनिस्ट्रेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज, जो सेंट्रल मिनिस्ट्री है पोर्ट्स वाली वो मेजर पोर्ट्स को कंट्रोल करती है, एंड जो माइनर पोर्ट्स होते हैं उसको स्टेट गवर्नमेंट्स कंट्रोल करती हैं। सो सेकंड एंड थर्ड इज़ करेक्ट, आंसर इज़ डी। यहाँ पे मैंने जितने भी हमारे वी हैव टोटल 13, इंडिया में टोटल 13 मेजर पोर्ट्स हैं। ठीक है, तो उसका मैंने लिस्ट प्रोवाइड कर दिया, कोची, एन्नौर, हल्दिया पोर्ट, कोलकाता पोर्ट, कांडला पोर्ट, मैंगलोर पोर्ट, मरमागांव पोर्ट, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, पारादीप पोर्ट, टूटिकोरिन पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट, देन चेन्नई पोर्ट। ये 13 के 13 मेजर पोर्ट्स हैं एंड मोर देन 180, यस 180 माइनर पोर्ट्स हैं हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे जो अमाउंट दिया हुआ ना 25 नहीं है, 180 होना चाहिए। ठीक है, 13 मेजर पोर्ट्स हैं एंड 180 माइनर पोर्ट्स हैं हमारे पास। ये लिस्ट है, आप एक बार इसको स्किम ज़रूर कर लेना कि अगर UPSC क्वेश्चन पूछे देन आप अच्छे से कर पाओ उस क्वेश्चन को। नेक्स्ट इज कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। 15th आसियान समिट वॉज हेल्ड वर्चुअली इन मार्च 2022। सो ये ओल्ड क्वेश्चन है, 2022 आई थिंक 22 का क्वेश्चन है। सो ये वर्चुअली नहीं हुई थी, इट वाज हेल्ड इन फिलीपींस, ये फिलीपींस में हुई थी। सो फर्स्ट इज़ रॉन्ग। देन बोल रहा है यूरोपियन यूनियन इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट रीजनल ट्रेडिंग पार्टनर। सो ये यूरोपियन यूनियन नहीं है, इट इज़ USA। ठीक है, पहले होता था चाइना, पहले चाइना होता था, अब USA है। सो USA फर्स्ट नंबर पे है, चाइना सेकंड नंबर पे है, ये याद रखना फैक्ट को। सो यहाँ पे दोनों ही गलत है, मीन्स ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री इज़ नॉट मेंबर ऑफ नेटो। नेटो का कौन सी कंट्री मेंबर नहीं है? हंगरी इज़ ऑल्सो मेंबर, पोलैंड भी मेंबर है, टर्की भी मेंबर है। यहाँ पे जो बेलारूस है वो मेंबर नहीं है, ठीक है। बेलारूस इज़ नॉट मेंबर ऑफ नेटो। यहाँ पे नीचे मैंने लिस्ट प्रोवाइड की है, टोटल 32 नेशंस हैं जो कि नेटो का मेंबर है, ठीक है। आप इस लिस्ट को एक बार ज़रूर पढ़ लेना। एंड फिनलैंड जो है वो रीसेंट मेंबर है, ये याद रखना। इट इज़ 32nd मेंबर। सो यूपीएससी पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ रिसेंटली ज्वाइन नेटो। सो आंसर वुड बी फिनलैंड। ये याद रखना कि रिसेंटली जिसने ज्वाइन किया वो फिनलैंड है। बाकी यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा, टर्की, रोमानिया, स्लोवेकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, नॉर्थ मैकेडोनिया, पोलैंड, पोर्चुगल, नीदरलैंड्स एक्सेट्रा। ये जो एग्जॉस्टिव लिस्ट दी हुई है इसको आप एक बार ज़रूर देख लेना, एटलीस्ट स्किम कर लेना कि अगर कोई क्वेश्चन इनकेस यहाँ से आए देन आपका सही जाए। एंड ये फिनलैंड वाला स्पेशली याद रखना कि फिनलैंड ने रिसेंटली ज्वाइन किया, ठीक है। एंड टोटल मेंबर्स 32 हैं। एंड नेटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नेटो का हेडक्वार्टर इज़ इन, ये आप कमेंट बॉक्स में बताना मुझे, ठीक है। नेटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नेक्स्ट इज़ बिम्स्टेक में कौन कौन से मेंबर्स हैं, ठीक है। सो बिम्स्टेक का आप फुल फॉर्म पता होगा। बिम्स्टेक में वो जो भी कंट्रीज़ बे ऑफ बंगाल को बॉर्डर करती हैं वो इसका मेंबर्स हैं, ठीक है। दिस इज़ आर इंडिया। सो ऐसे या ऐसे बनता है कुछ। सो ये हमारी कंट्री, ये बांग्लादेश, दिस इज़ म्यांमार, ठीक है। यहाँ तक म्यांमार है। एंड दिस इज़ थाईलैंड, दिस इज़ श्रीलंका, हियर इट इज़ आर भूटान, एंड यहाँ पे अपना नेपाल। सो आंसर इज़ बांग्लादेश, ठीक है। भूटान भी है, नेपाल भी है, इंडिया भी है, श्रीलंका भी है, थाईलैंड भी है, म्यांमार भी है। सो बी शुड बी द आंसर। मीन जितनी भी कंट्रीज बे ऑफ बंगाल को बॉर्डर करती हैं वो बिम्स्टेक का पार्ट है, ठीक है। गॉट इट। अब लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ इंडिविजुअल गुड डिटर्मिन्ड, ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी मीन्स अगर उसका प्राइस में इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है तो उस गुड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा विद रिगार्ड्स टू अदर गुड्स। सो बाय डिग्री टू विच द गुड इज़ नेसेसिटी और लग्जरी। यस, कि अगर वो गुड कोई ऐसी गुड है जो नेसेसिटी है हमारी, फॉर एग्ज़ाम्पल हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं फ्लोर की, ठीक है, यानी कि आटा जो होता है अपना, ठीक है। अगर आटे का रेट फॉर एग्ज़ाम्पल आज 40 है, कल को 60 भी हो जाता है, देन वी विल स्टिल परचेज दिस ना। हम खाना तो छोड़ नहीं देंगे, फिर भी हम आटे को परचेज करेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ राइट। देन बाय द एक्सटेंट टू विच सब्सटीट्यूट्स आर अवेलेबल, कि उसके सब्सटीट्यूट्स का प्राइस क्या है, ठीक है। अगर मान लो मिल्क की एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं आपको, ठीक है। MIL के एक है मेट्रो का मिल्क। मेट्रो इज़ अ डेयरी कंपनी जो मिल्क प्रोड्यूस करती है, मेट्रो है। एंड दूसरी तरफ वेरका का मिल्क। सो अगर मेट्रो का प्राइस 20 है जो पैकेट होता है, एंड वेरका का प्राइस 25 है। सो अगर मेट्रो अपना प्राइस चेंज करेगी सो उसको ये भी देखना पड़ेगा कि वेरका का प्राइस कितना है, ठीक है। सो अगर वेरका का प्राइस मेट्रो से कम हुआ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी करंटली मेट्रो का प्राइस कम है, सो लोग ज़्यादा मेट्रो को परचेज़ करेंगे। बट अगर इसका प्राइस 30 हो जाता है कल को, सो लोग शिफ्ट कर जाएंगे अगेन वेरका पे, ठीक है। सो इट इज़ ऑल्सो राइट आंसर। देन यहाँ थर्ड स्टेटमेंट में बोल रहा है बाय द रेट ऑफ इनकम ग्रोथ इन इकोनॉमी, मीन्स इकोनॉमी में इनकम कितने परसेंटेज से ग्रो कर रही है। तो इसका कोई लेना देना नहीं है प्राइस इलास्टिसिटी से। अगर मैं आज 100 कंज्यूम कर रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 अर्न कर रहा हूँ, एंड कल मैं 1500 अर्न करना स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है, तो उस गुड के ऊपर मेरा क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मीन्स मैं कितना उसको कंज्यूम करूँगा। सो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इस चीज़ पे, ठीक है। सो थर्ड इज़ रॉन्ग, थर्ड को अपन उड़ा देंगे। फर्स्ट इज़ करेक्ट, सेकंड इज़ करेक्ट। सो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में दिया हुआ है, सो सी इज़ द राइट आंसर। फोर्थ स्टेटमेंट बोल रहा है बाय रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ गुड इन कंज्यूमर्स
बजट, यस। अब बजट की बात हो रही है कि अगर वो मेरे गुड बजट में आ रही है या नहीं आ रही, तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज, बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन हैज़ ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज ऑफ इकोनॉमी। सो बेस्ट ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर जो होता है ना, वो हमेशा बोला जाता है टैक्स को, कि टैक्सेशन सिस्टम जो है बेस्ट ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर है। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले था टैक्स 18% अज्यूम कर लो, तो मार्केट में मनी बहुत ज़्यादा थी, सो मनी जो थी मार्केट में ज़्यादा थी, सो इन्फ्लेशन आ गई। नाउ गवर्नमेंट वांट टू रिड्यूस मनी इन द मार्केट, गवर्नमेंट मनी को रिड्यूस करना चाहती है। मनी को रिड्यूस करने के लिए व्हाट द गवर्नमेंट विल डू इज़, गवर्नमेंट जो टैक्स रेट है पहले 18 था, अब गवर्नमेंट 22 कर देगी, मीन्स गवर्नमेंट इंक्रीज़ कर देगी। सो आंसर शुड बी पर्सनल इनकम टैक्स। अगर इसकी जगह कॉर्पोरेट टैक्स होता ना, कॉर्पोरेट टैक्स होता तो वो भी करेक्ट होता, ठीक है। टैक्स कोई भी है, पर्सनल और कॉर्पोरेट टैक्स, यानी डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूँ मैं, डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, तो वो राइट आंसर होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इज़ नॉट करेक्ट। सो इस ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर एक कंडीशन या एक सिचुएशन आती है जिसमें दो गुड्स होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें हम एक गुड की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं टू एन एक्सटेंट, ठीक है। मीन्स यहाँ पे दो गुड्स हैं, यहाँ तक उनका प्रोडक्शन लेवल है, ठीक है, सेम प्रोडक्शन लेवल है। सो दूसरी गुड, फॉर एग्ज़ाम्पल गुड ए एंड दिस इज़ बी, दूसरी गुड जो है बी, उसके प्रोडक्शन को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं एक लेवल तक, यहाँ तक फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। एंड अगर हम इसके बियॉन्ड जाएंगे ना, फर्दर इंक्रीज़ करते हैं, तो इसकी प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगी, यहाँ पर पहुँच जाएगी, ठीक है। सो इसको बोलते हैं कि एक गुड को प्रोड्यूस कर सकते हो, उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हो एक एक्सटेंट तक, जबकि जब तक दूसरी गुड की प्रोडक्शन सेम रहे, ठीक है। एंड बोल रहा है कौन सी करेक्ट है, करेक्ट नहीं है। सो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट as the resources are limited, yes, it is correct. Then different combination of various goods and services given the available resources and technology are denoted by production possibility frontiers, it is also correct. Then any point on or inside the production possibility frontier is attainable under the existing technology and resources, ठीक है। बोल रहा है अगर टेक्नोलॉजी, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज जितने हमारे पास अवेलेबल ना, उसको यूज़ करके हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर को अचीव कर सकते हैं, मीन्स फुल प्रोडक्शन को अचीव कर सकते हैं, ये वाली कंडीशन को बता रहा है ये। लास्ट में बोल रहा है ऑन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर आउटपुट जो है ऑफ वन कमोडिटी कैन बी इंक्रीज्ड विदाउट चेंजिंग द आउटपुट ऑफ अनदर कमोडिटी, सो इट इज़ रॉन्ग यहाँ पे, ठीक है। ये बोल रहा है कि हम एक दो दो प्रोड्यूस करते हैं, रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, ठीक है। तो बोल रहा है एक की प्रोडक्शन को हम इंक्रीज़ कर देंगे दूसरी की प्रोडक्शन को हार्म किए बिना, सो ऐसा नहीं हो सकता। अगर एक की प्रोडक्शन इंक्रीज़ करेंगे तो दूसरी की प्रोडक्शन अपने आप डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्रॉडली बाय बोथ बर्थ एंड डेथ रेट्स आर लो इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, किस स्टेज पे दोनों लो होते हैं। सो इट इज़, लेट मी फर्स्ट टेल यू, ये जो हाई स्टेशनरी स्टेज होती है ना, इसमें बर्थ रेट हाई होता है एंड डेथ रेट जो होता है वो भी हाई होता है, बर्थ रेट भी हाई होता है, डेथ रेट भी हाई होता है। एंड ये जो अर्ली एक्सपांशनरी स्टेज होती है, इसमें बर्थ रेट स्लाइटली कम हो जाता है, ठीक है, बट स्टिल हायर होता है देन डेथ रेट। एंड जो डेथ रेट होता है ना, वो डिक्रीज़ कर जाता है ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट। एंड दिस लेट एक्सपांडिंग स्टेज में क्या होता है, इसमें डेथ रेट जो होता है वो फर्दर डिक्रीज़ करता है एंड जो बर्थ रेट होता है वो थोड़ा सा कम होता है, बट कंपैरेटिव टू डेथ रेट ये ज़्यादा होता है। सॉरी, यहाँ पे आना चाहिए था, इट इज़ यहाँ पे आना चाहिए था,
यहाँ पे अनचेंज आना चाहिए था, यहाँ पे सेम रहता है। अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज में बर्थ रेट जो है वो सेम रहता है, डेथ रेट रिड्यूस कर जाता है। लेट एक्सपेंडिंग स्टेज में डेथ रेट कम हो जाता है और कम हो जाता है, बट जो बर्थ रेट होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे था 2%, यहाँ पे हो जाएगा 1%। ठीक है, सो बर्थ रेट कम हो जाता है पहले के कंपैरेटिवली, बट डेथ रेट से ज़्यादा ही होता है। एंड जो लो स्टेशनरी स्टेज होती है ना, इसमें डेथ रेट भी रिड्यूस कर जाता है और बर्थ रेट भी रिड्यूस कर जाता है। सो उसने पूछा है कि बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों रिड्यूस कर जाते हैं, लो हो जाते हैं किस सिनेरियो में। सो आंसर शुड बी डी, लो स्टेशनरी स्टेज। सो ये जो मैंने यहाँ बनाया ना, इसको आप किसी A4 साइज शीट में या अपने नोट्स में लिख लेना, बिकॉज ऐसी ऐसी चीज़ें जो होता है हम NCERT में या फिर नोट्स में कई बार दी नहीं होती, या फिर हम फोकस नहीं करते, बट UPSC ऐसी चीज़ों पर क्वेश्चन पूछ लेता है। सो इसको आप ज़रूर लिख लेना। देन बोल रहा है पुल फैक्टर कौन सा है माइग्रेशन का। सो यू ऑल नो दो फैक्टर्स होते हैं, एक होते हैं पुल, एक होता है पुश फैक्टर। ठीक है, पुश फैक्टर वहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं जहाँ पे आप ऑलरेडी होते हो, पुल फैक्टर वहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं जहाँ पे आपने जाना होता है। ठीक है, ये आपकी डेस्टिनेशन होती है, ये आप प्रेजेंटली जहाँ पे होते हो वो लोकेशन होती है। ठीक है, सो पुश फैक्टर होता है नेचुरल डिज़ास्टर। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ पे फ्लडिंग हो गई, ठीक है, इसलिए आपको अपनी कंट्री छोड़ के जाना पड़ा। हाउसिंग शॉर्टेज, आप जिस कंट्री में रहते हो वहाँ पे घर ही नहीं है रहने के लिए, या फिर हैं भी तो बहुत कॉस्टली हैं, सो वो भी एक पुश फैक्टर हो गया, मीन्स आपको उसकी वजह से बाहर जाना पड़ रहा है। लो इनकम, आप जिस कंट्री में रह रहे हो वहाँ पे इनकम अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है, आपके पास जॉब ही नहीं है, इसलिए आपको दूसरी कंट्री में जाना पड़ रहा है टू अर्न इनकम। जो हाई वेजेस है ना, इट इज़ अ पुल फैक्टर। ठीक है, लोग यूरोपियन कंट्रीज़ में जाते हैं या फिर अमेरिका में जाते हैं, मोस्टली इसलिए जाते हैं बिकॉज वहाँ पे जो अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं कंपेयर टू अवर कंट्री, या फिर वेजेस वहाँ की हाई होती हैं। सो दैट इज़ अ पुल फैक्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। व्हेन इकोनॉमी ग्रोज स्लोली देन इट्स पोटेंशियल अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स राइजेस। यस, जब इकोनॉमी पोटेंशियल से कम ग्रो करती है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है वो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस करके होती है, या फिर स्किल के कारण होती है जो आपकी मैच नहीं करती रिक्वायरमेंट के साथ। ये भी करेक्ट है। रिसेशन जो है इन इकोनॉमी लीड्स टू साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। यस, इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। देन एट फुल एम्प्लॉयमेंट मेजर्ड अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ नेगेटिव। ये कभी नहीं होता, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, हमेशा पॉजिटिव होता है। जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता है ना, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, सो इट इज़ रॉन्ग, सो डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, लेट्स मूव। अमाउंट बाय विच द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ रियल GDP एक्सीड्स द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ GDP इज़ कॉल्ड। ये बोल रहा है कि जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, दिस इज़ GDP। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है फॉर एग्जांपल 100, बट जो हमारी GDP है वो 120 तक पहुंच गई है। ठीक है, एग्जाम्पल ये बिलियन मान लो आप, बिलियन या फिर ट्रिलियन वट एवर। ठीक है, 100 फुल एम्प्लॉयमेंट पे होनी चाहिए, बट एक्चुअल में हमारे पास 20 है, 120 है। सो ये जो 120 में 20 का डिफरेंस है, ये क्या है? दिस इज़ इन्फ्लेशनरी गैप। ये इन्फ्लेशन की वजह से है, रिसेशन की वजह से तो कम होता, इनकम मल्टीप्लायर भी नहीं है, स्टेबलाइजर भी नहीं है। सो इट इज़ इन्फ्लेशनरी गैप, मीन्स एक्चुअल में 100 होना चाहिए था, बट इन्फ्लेशन की वजह से वो ज़्यादा शो हो रहा है, एग्जीड कर गया फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से। ठीक है, सो नेक्स्ट इज सेक्टोरल शेयर्स of gross value added for this year. That share of service sector in gross value added in India has increased over the years. Which among the following have driven the maximum increase? Means कौन सा सर्विस सेक्टर है जिसने जीवीए में मैक्सिमम कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है, सो इट इज़ इलेक्ट्रिक, नो। ट्रेड एंड होटल, नो। पब ये तो होता ही नहीं है। देन फाइनेंशियल, रियल एंड, let me erase this, yeah, फाइनेंशियल, रियल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज। यस, जो फाइनेंशियल, रियल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज सेक्टर है, इसने मैक्सिमम कंट्रीब्यूट किया, मैक्सिमम इंक्रीज़ हुआ है इसका ग्रॉस वैल्यू एडेड में। ठीक है,
ये बजट में भी मेंशन था उस साल और इकॉनमी सर्वे में भी आया था, सो इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एनीथिंग टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज मनी विच आर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इट शुड हैव। मीन्स मनी सिंपल पूछ रहा है कि मनी के फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है। सो इट एक्ट्स एज इंटरमीडिएट, येस। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ फॉर क्वोटिंग प्राइसेस, ये भी सही है। मस्ट बी इजीली डिविजिबल, येस। देन हैव हायर वैल्यू इन ऑल्टरनेट यूजेस, नो, ऐसा नहीं होता। मीन्स ये फॉर स्टेटमेंट में बोल रहा है कि मान लो मेरे पास 100 रुपये हैं, ठीक है। सो अगर मैं सब्ज़ी लेने जा रहा हूँ तो ये 100 रुपये की वैल्यू फॉर एग्ज़ाम्पल 100 होगी, एंड अगर मैं जा रहा हूँ शॉपिंग करने तो ये 100 रुपये की वैल्यू जो है 1000 होगी। बट एक्चुअल में ऐसा थोड़ी होता है। अगर 100 रुपीज़ हैं तो उसकी वैल्यू थ्रू आउट द कंट्री सेम रहेगी। सो फोर्थ यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसको उड़ा दिया। फर्स्ट 3 आर करेक्ट, आंसर इज सी। तो इतने बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आई डोंट थिंक आप इसको गलत मार्क कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू, सो इट इज़ डिवाइडेड इनटू ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। इसका डिफरेंस तो पता ही होगा। ऑर्गेनाइज जो होते हैं, अनऑर्गेनाइज। जो ऑर्गेनाइज होते हैं ना, सिंपल इसका ये है कि उनका जो रोल होता है ना, नेम वाला रोल, रजिस्टर काइंड ऑफ जो होता है फैक्ट्रीज़ का या कंपनीज़ का, उसमें जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका नाम लिखा होता है, वो होता है ऑर्गेनाइज। जिनका नाम नहीं लिखा होता वो अनऑर्गेनाइज होता है। इसके एग्जांपल है वॉचमैन। वॉचमैन जो कि काम कर रहा है एट रिलायंस स्टूडियो, ठीक है, या फिर रिलायंस हब, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आएगा। बट जो डायरेक्टर है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में, वो आएगा ऑर्गेनाइज सेक्टर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राइस डिक्लेयर्ड बाय गवर्नमेंट every year before sowing season to provide incentives to the farmer is called, we all know this, it is MSP. गवर्नमेंट एवरी ईयर MSP डिक्लेयर करता है फॉर 22 क्रॉप्स प्लस 1 दैट इज़ शुगर। शुगर के लिए MSP नहीं होता, उसके लिए होता है FRP, फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइस। सो ये याद रखना आप। एंड ये 22 क्रॉप्स है ना, इसकी भी एक बार लिस्ट देख लेना, UPSC पूछ सकता है। बिकॉज इस साल MSP काफ़ी न्यूज़ में था फार्मर प्रोटेस्ट के कारण, या फिर लीगल गारंटी की जो बात चल रही थी MSP को लेके। सो UPSC कैन आस्क दिस क्वेश्चन। सो एक बार आप वो लिस्ट ज़रूर देख लेना MSP वाली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओनली रिवराइन मेजर पोर्ट इन इंडिया, ठीक है। सो ओनली रिवराइन मेजर पोर्ट सिर्फ एक ही है, मोरमुगांव नहीं है, दीनदयाल नहीं है, पारादीप नहीं है, इट इज़ कोलकाता, ठीक है। एंड ये हुगली रिवर पर है। सो दिस इज़ द आंसर, ठीक है। ये भी याद रखना, हुगली पर है। देन कितना सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज़ मेंट बाय MSME कि सिंपल UPSC फुल फॉर्म पूछ रहा है। MSME की फुल फॉर्म क्या है? सो इट इज़ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। माइक्रो नो, माइक्रो स्मॉल मार्जिनलाइज नहीं है, माइक्रो नो, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम। सो डी इज़ द राइट आंसर। अगर आपकी जनरल न्यूज़पेपर पढ़ते हो, लास्ट 6-7 मंथ्स का आप करंट अफेयर फॉलो कर रहे हो, तो जितने भी इजी क्वेश्चंस आते हैं या बेसिक क्वेश्चंस आते हैं आप उसको बना लोगे पेपर में। नेक्स्ट इज नेचुरल पॉपुलेशन चेंज इज कैलकुलेटेड बाय subtracting the death rate from birth rate, yes. For example, birth rate is 4%, डेथ रेट इज़ 2%। सो कितना इंक्रीज़ हो रहा है पॉपुलेशन में? सो जो इंक्रीज़ हो रहा है वो हो रहा है 2% का, बिकॉज 4% लोग पैदा हो रहे हैं, 2% की डेथ हो रही है। सो बच कितने रहे हैं हमारे पास? रिमेनिंग 2%, यानी 2% से पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है या फिर चेंज आ रहा है उसमें। ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। Next, according to 2011 census, the working population of India is divided into 4 major categories. Which one of the following is not one of them?
सो कल्टिवेटर्स भी थे उसमें, एग्रीकल्चर लेबर भी हैं एंड हाउस होल्ड वर्कर भी हैं। बट ये जो डोमेस्टिक वर्कर है इसका कुछ भी मेंशन नहीं है 2011 सेंसस में। सो कल्टिवेटर्स दिए हुए हैं, हाउस होल्ड वर्कर दिए हैं एंड एग्रीकल्चर लेबर दिए हैं, बट डोमेस्टिक वर्कर्स नहीं दिए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गुड्स आर इंक्लूडेड टू एस्टिमेट फूड इन्फ्लेशन इन इंडिया। यहाँ पे बात हो गया फूड इन्फ्लेशन की, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना एलिमिनेशन से भी हो जाते हैं। ये तो मैं आपको ऐसे ही नॉलेज बेस पे बता रहा था, बट अगर आप एलिमिनेशन यूज़ करोगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। जो लोग बोलते हैं ना एलिमिनेशन एलिमिनेट हो चुका है, बट इट स्टिल वर्क्स, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, एलिमिनेशन अभी भी चलता है, प्रोवाइडेड यू हैव सम बेसिक नॉलेज अबाउट दैट सब्जेक्ट। सो यहाँ पे पूछा फूड इन्फ्लेशन में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड है। यहाँ पे वीट भी फूड में आता है, पैडी भी फूड में आती है, शुगर भी फूड में आता है, बट टोबैको थोड़ी फूड में आता है, ठीक है। टोबैको कब से फूड में आने लगा। सो थर्ड को हटा देंगे हम, हमारे पास ऑप्शन बचा डी विच इज़ राइट आंसर, ठीक है। उसने पूछा कि फूड इन्फ्लेशन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, वीट आती है, पैडी यानी कि राइस आते हैं, शुगर भी आती है, बट टोबैको नहीं आता, ठीक है। देन बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हाई यील्डिंग वैराइटीज ऑफ फूड क्रॉप, या ये बोल रहा है ग्रीन रेवोल्यूशन जो था वो कौन कौन सी स्टेट में लॉन्च किया गया था। फर्स्ट फेज उसका आंध्र प्रदेश नहीं था, तमिलनाडु भी नहीं था, पंजाब भी था, हरियाणा भी था। सो इट इज़ थर्ड एंड फोर्थ, या थर्ड एंड फोर्थ इज़ द राइट आंसर। पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी जो है अपना, वहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन के फर्स्ट फेज़ को लॉन्च किया गया था 1965 के आसपास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स इज करंटली यूज्ड बाय UNDP टू कंस्ट्रक्ट HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, कि उसमें से कौन सा इंडिकेटर यूज़ किया जा रहा है। लेवल ऑफ लिटरेसी को नहीं देखा जाता, ग्रॉस एनरोलमेंट को भी अभी नहीं यूज़ करते, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग को देखता है कि मीन्स कितने साल तक एक अडल्ट ने स्कूल में टाइम स्पेंड किया है, कितने साल एक अडल्ट ने स्कूल में टाइम स्पेंड किया है उसको कंसीडर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज इनविजिबल हैंड बाय एडम स्मिथ। इनविजिबल हैंड, इट इज़ नॉट गवर्नमेंट, इट इज़ नॉट जुडिशरी, नॉट लेजिस्लेचर, इट वॉज मार्केट मैकेनिज्म। सो अगर आपको पता है एडम स्मिथ कौन है, सो ये इकोनॉमिस्ट से, तो आपका आंसर, अगर आपको इतना ही पता होता कि एडम स्मिथ जो है ये इकोनॉमिस्ट हैं, तो डेफिनेटली आप इसका आंसर सही मार्क करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिक्सेशन ऑफ प्राइस लेवल फॉर wheat and rice by CACP is example of, it is not administered price, market price तो है ही नहीं है, it is not controlled price also, it is support price, ठीक है। ये बोल रहा है जो MSP देते हैं ना, सिंपल बोल रहा है ये, जो MSP देते हैं ये कौन सा प्राइस है। सो MSP इज ए सपोर्ट प्राइस, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबाइल फ़ोन ऑपरेटर्स मार्केट इन इंडिया इज एग्जांपल ऑफ। मोबाइल फ़ोन की जो इंडिया में मार्केट है मोबाइल फ़ोन ऑपरेटर्स की, ये कैसी मार्केट है। मोनोपली नहीं है ये, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी नहीं है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज़ ऑल्सो नॉट परफेक्ट कंपटीशन, तो है ही नहीं है, इट इज़ ओलिगोपोली। ओलिगोपोली क्या आता है इसमें, कुछ इसमें जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं ना गिनती में होते हैं, बहुत कम होते हैं, बट कंज्यूमर्स लार्ज नंबर्स में होते हैं, ठीक है। यहाँ पे है अपना जियो, यहाँ पे एयरटेल, ठीक है, और यहाँ पे वोडाफोन आइडिया का जॉइंट वेंचर, ठीक है। सो सिर्फ 3 है, सो इट इज़ कॉल्ड मोनोपली, सॉरी ओलिगोपोली। मोनोपली में सिर्फ एक इंडिविजुअल होता है, मींस एक सिंगल सेलर होता है, जैसे अपनी रेलवेज़ है, ठीक है, रेलवे एग्जांपल है अपना मोनोपली का, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन में आ जाएगा अपना सब्ज़ी मार्केट, ठीक है। जो हमारी वेजिटेबल मार्केट है वो परफेक्ट कंपटीशन में आती हैं, जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स होते हैं, ठीक है।
Next question is, which one of the following sector contribute in recent years in deterioration of asset quality of commercial banks by way of NPA? सिंपल पूछ रहा है कि NPA का मेन रीज़न इनमें से कौन है, ठीक है। एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, ऐसा तो है ही नहीं है। एग्रीकल्चर में लोन्स जाते हैं बट इतना बड़ा अमाउंट नहीं जाता एग्रीकल्चर में। सो फर्स्ट तो रॉन्ग है, हम फर्स्ट को एलिमिनेट कर देंगे। ऑप्शन बी बचा, विच इज़ राइट आंसर। इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो है ये मेन रीज़न है एनपीएस का, ठीक है। इसमें बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं, फॉर एग्जांपल विजय माल्या है, या फिर और गिने फेमस नेम्स हैं जो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें लोन लिए जाते हैं बट वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होते या फिर किसी डिज़ास्टर की वजह से फ्लॉप हो जाते हैं। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज पहल इनिशिएटिव जो है इज़ टू ट्रांसफ़र सब्सिडी टू डायरेक्ट बैंक अकाउंट्स ऑफ द बेनिफिशरीज इज रिलेटेड टू। जो पहल इनिशिएटिव है ना, इट इज़ फॉर एलपीजी। इंटरनेट के लिए कब से आ गया? फार्मर्स फॉर फर्टिलाइज़र, नो, नॉट फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, इट इज़ फॉर एलपीजी कंज्यूमर्स। जो एलपीजी कंज्यूमर्स हैं उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली सब्सिडीज़ को डाला जाएगा अंडर पहल इनिशिएटिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिंगापुर पोर्ट इज़ नोन एज पोर्ट ऑफ कॉल बिकॉज, जो सिंगापुर पोर्ट है ना इसका पोर्ट ऑफ कॉल इसलिए कहते हैं बिकॉज यहाँ पे रिफ्यूलिंग होती है, ठीक है। रिफ्यूलिंग होती है, यहाँ पे फूड आइटम्स मिलती हैं, और जितनी भी यहाँ से हमारे इंडिया वाले रीजन से फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, यहाँ से जो शिप्स जाती हैं ना, ये इंडोनेशिया फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ से गुजर के जाती हैं एंड यहाँ पे सिंगापुर सिचुएटेड है। सो यहाँ पे ऑयलिंग होती है, रिफ्यूलिंग होती है, यहाँ से ट्रैफिक आता है। सो सिंगापुर में रिफ्यूलिंग के लिए रुकते हैं, फूड के लिए रुकते हैं, इसी के लिए इसको पोर्ट ऑफ कॉल भी कहा जाता है। सो दिस इज़ द रिफ्यूलिंग, वाटरिंग एंड टेकिंग फूड आइटम, सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कार्डियाना प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू व्हाट। जो कार्डियाना प्रोटोकॉल है इट इज़ रिलेटेड टू बायोसेफ्टी, इट इज़ रिलेटेड टू बायोसेफ्टी। सो बायोसेफ्टी, या इट इज़ रिलेटेड टू बायोसेफ्टी, बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स in a production function, when more and more units of variable factors are used, holding the quantities of fixed factor constant, a point is reached beyond which, okay, according to law of diminishing returns, the in production functions more and more units of variable factor are used, okay। ये बोल रहा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न में जब वेरिएबल फैक्टर्स को हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और जो फिक्स्ड फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहे, तो हम एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट विल इंक्रीज, नो, मार्जिनल प्रोडक्ट तो है ही नहीं यहाँ पे। एवरेज रेवेन्यू विल डिमिनिश, इट इज़ ऑल्सो नॉट, मार्जिनल रेवेन्यू विल डिमिनिश, यस। जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। मीन्स फिक्स फैक्टर मान लो 100 की आपकी कैपेसिटी है, ठीक है, फिक्स फैक्टर की जो भी कॉस्ट है, एम्प्लॉइंग कॉस्ट, वो फिक्स है। आप वेरिएबल को इंक्रीज़ करते जा रहे हो, किसी की 10 है, किसी की 20 है, किसी की 15 है। सो आप उस लेवल पे पहुंच जाओगे जहाँ पे आपका मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो डिमिनिश करना स्टार्ट कर देगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व्स ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फॉर्म्स आर परफेक्टली इलास्टिक, यस। कॉम्पिटिटिव मार्केट है ना, तो वहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक होंगे। देन मार्जिनल रेवेन्यू कर्व ऑफ मोनोपोली फॉर्म इज़ अबव इट्स एवरेज रेवेन्यू, नो, ये बिलो होता है, यहाँ पे अबव नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था बिलो, ठीक है, बिकॉज इट इज़ मोनोपोलिस्टिक फॉर्म, मोनोपोली फॉर्म है, ठीक है। मोनोपोली फॉर्म का जो वो होता है, जो दिस इज़ एवरेज रेवेन्यू कर्व, दिस इज़ मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, ठीक है, ये कम होता है उससे, एवरेज वाले से। सो बी शुड बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट इज, ज़ीरो
प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स ज़ीरो प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब है प्राइस में जो मर्जी चेंज कर दो, या 100 का कर दो कोई चीज़, या फिर 80 कर दो, या फिर 120 कर दो, कंजम्पशन है ना उसकी वो सेम है। ठीक है, सो इसका आंसर क्या होगा? वट एवर द चेंज इन प्राइस देयर इज़ नो चेंज इन डिमांड। यस, मैंने जैसे अभी बताया, ज़ीरो प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब प्राइस कुछ भी रख लो, कंजम्पशन सेम रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइस सीलिंग? प्राइस सीलिंग एग्जाम्पल कौन सी है? फेयर्स चार्ज्ड बाय एयरलाइंस इन इंडिया? नो, प्राइस सीलिंग थोड़ी होती है उसमें। प्राइस प्रिंटेड ऑन बिस्किट पैकेट? यस, जो बिस्किट पैकेट है या फिर कोई भी पैक्ड आइटम है, बिस्किट पैकेट ले लो, लेज़ ले लो, कुरकुरे ले लो, या फिर कोई भी ऐसी पैक्ड आइटम है, उसके ऊपर MRP प्रिंट किया होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जिसके बियॉन्ड चार्ज नहीं कर सकता आपको रिटेलर। ठीक है, सो वो प्राइस सीलिंग की एग्जांपल है। ठीक है, देन विच वन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिगार्ड्स टू इकोनॉमी विच इज़ ऑन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर? सी, ये क्वेश्चन जो है ना 4th टाइम आ चुका है, 4th टाइम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर UPSC 4th टाइम पूछ चुका है। सो दिस इज़ कॉल्ड PYQ क्यों करना, दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ PYQ करना, बिकॉज आपने देखा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर 4 बार पूछ चुका है, क्या होता है, कंडीशंस क्या क्या होती हैं। सो अगर आपने PYQ कर रखे हैं ना, और ये ऐसा क्वेश्चन दोबारा आता है, देन यू कैन ईजिली क्रैक दिस क्वेश्चन, ईजिली मार्क दिस क्वेश्चन राइट। ठीक है, सो पूछ रहा है कि क्या कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? इकोनॉमी हैज़ टू सेक्रीफाइस सम प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ अनदर कमोडिटी? यस, मैंने ऊपर बताया कि 2 कमोडिटीज़ होती हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर में। अगर एक की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है तो दूसरे की प्रोडक्शन को श्रिंक करना पड़ेगा। ठीक है, देन यहाँ पे बोले देयर इज़ नो लिमिट और कॉन्स्टेंट फॉर इकोनॉमी इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस more of one commodity up to a point without reducing the production of any other commodity. It is the right answer. ठीक है, it is first one is wrong, C is the right answer। पूछ रहा है करेक्ट कौन सा है। ठीक है, मैंने आपको ऊपर बताया था ना कि आप किसी टू एन एक्सटेंट तक दूसरी कमोडिटी की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हो। अगर बियॉन्ड उस लेवल के करते हो तो आपकी जो सेकंड कमोडिटी है उसकी प्रोडक्शन श्रिंक हो जाएगी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली आंसर जो है वो C होना चाहिए, जो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, ये सेकंड टाइम पूछ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, बोल रहा है किसने दिया था? सो इट वॉज गिवन बाय कीनेस। ठीक है, इसके बारे में हमको ग्रेजुएशन में पढ़ाया गया था। सो आंसर इज C। सो इट इज़ ऑल्सो PYQ। यू कैन सी कि सेकेंड टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया। सो अगर आपने एटलीस्ट 5 ईयर्स के भी PYQ किए हों और ऐसा क्वेश्चन कोई रिपीट हो जाए, सो आपके 4-5 नंबर तो ऐसे ही बन जाएंगे। सो कभी भी फ्री के, इसको बोलते हैं फ्री के नंबर कभी भी छोड़ने नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू सिंपल केंशियन थ्योरी a slope of aggregate consumption curve against income is पॉजिटिव। ये हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, जो एग्रीगेट कंजम्पशन कर्व होता है इनकम के अगेंस्ट, ये पॉजिटिव होता है। मींस अगर आपकी इनकम इंक्रीज़ करेगी ना, अगर मेरी इनकम इंक्रीज़ कर रही है तो मेरी, फॉर एग्जांपल दिस इज़ इनकम, अगर मेरी इनकम इंक्रीज़ कर रही है ना, सॉरी दिस इज़ इनकम, दिस इज़ कंजम्पशन। ठीक है, वो इनकम है, दिस इज़ कंजम्पशन। अगर इनकम इंक्रीज़ करेगी तो कंजम्पशन भी इंक्रीज़ करेगी, मींस इट हैज़ पॉजिटिव रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वीना कन्वेंशन एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? इट इज़ ऑल्सो रिपीटेड। ये 3rd टाइम हो चुका है कि ये क्वेश्चन रिपीटेड है लास्ट 5 ईयर्स में। पिछले 5 सालों में ये क्वेश्चन 3rd टाइम रिपीट हुआ है। वो बोल रहा है वीना कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? सो इट इज़ रिलेटेड टू ओजोन। ठीक है, सो आई मस्ट से कि आप एटलीस्ट ज़्यादा से ज़्यादा नहीं हो सकता तो कम से कम 5 साल के PYQ ज़रूर करके जाओ।
हर सब्जेक्ट के मैं वीडियो बना दूंगा, सभी सब्जेक्ट वाइज PYQs की। एटलीस्ट आप उसको देख के ज़रूर जाना, चाहे 2x पे क्यों ना देखो, बट देखना ज़रूर, बिकॉज इट विल डेफिनेटली हेल्प यू अगर कोई क्वेश्चन रिपीट होता है तो। सो दिस वॉज इट। आई थिंक इट वॉज 68th और 69th PYQ, और मे बी ज़्यादा भी हो सकता है। आई थॉट, मैंने सोचा था कि ये वीडियो अराउंड 50 मिनट्स के आसपास ख़त्म हो जाएगी, बट इसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझको एक्सप्लेन करनी पड़ी, दैट इज़ वाई ये 1 hour 16 मिनट के प्लस चलेगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, and if you are new to this channel, please hit the subscribe button. I will be thankful for this. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।